हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व करेंगे और इसमें इंपॉर्टेंट हिंदी के 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, निमिष शब्द का पर्याय है। देखिए, आपको पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी शब्द भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यही आपसे पूछा है कि निमिष शब्द का पर्याय क्या होता है, पर्यायवाची क्या है। प्रकाश है, छिद्र है, पूर्ण है या फिर क्षण है। तो निमिष शब्द का पर्याय क्या होता है, क्षण। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। दूसरा प्रश्न हमारा, दूसरा प्रश्न है, मुझसे उठा नहीं गया। वाक्य में वाच्य है, इसमें कौन सा वाच्य पूछ रहा है आपसे, कर्तव्य वाच्य है, कर्म वाच्य है, भाव वाच्य है। मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे खाया नहीं गया, मुझसे पढ़ा नहीं गया, मुझसे चला नहीं गया। अगर ऐसे शब्द आए तो उसमें क्या होगा, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है, भाववाच्य। क्या है, भाववाच्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा, जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है। यानी कि आपसे एक शब्द में पूछा है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो। प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय, अनाहूत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, अप्रत्याशित। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने जुलाई में यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया और आपको कोई अंदाज़ा नहीं कि आपका स्कोर कितना जाएगा 30 में। सारे सब्जेक्ट की बात करूँ, आउट ऑफ 30 आप कितना लाओगे, बट आपका रिजल्ट आता है और आप 30/30 या फिर 29 आप स्कोर कर जाते हो, तो ये क्या है, अप्रत्याशित होगा। यही जिसकी पूर्व में कोई आशा ना हो, क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित। यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हमारा, गोधूम शब्द का तद्भव है। तो गोधूम शब्द का तद्भव क्या होगा, गेहूँ, गाय, गोबर या गोधन। तो गोधूम शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा, गेहूँ होता है, गेहूँ। देखिए, एक होता है तद्भव और एक होता है तत्सम। तद्भव का होता है, तद्भव का मतलब होता है आम बोलचाल में जो हम लोग भाषा यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन तत्सम का मतलब क्या होता है, तो शुद्ध संस्कृत की भाषा। ठीक है, तो गोधूम क्या है, तत्सम है। और आपसे इसका गोधूम का तद्भव पूछ लिया है, तो क्या होता है, गोधूम का तद्भव गेहूँ होता है। देखते हैं पांचवें प्रश्न को। पांचवा प्रश्न हमारा, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। यानी कि निष्कपट शब्द में संधि विच्छेद आपसे पूछा है कि निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए, निह प्लस कपट, निश प्लस कपट, नी प्लस कपट या निशा प्लस कपट। तो निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निह प्लस कपट। क्या हो जाएगा, निह प्लस कपट। और इसमें संधि कौन सी है, याद रखिएगा, विसर्ग संधि है। कौन सी है, विसर्ग संधि, इंपॉर्टेंट है। निह प्लस कपट क्या हो जाएगा, निष्कपट। संधि कौन सी है, तो विसर्ग संधि। ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न हमारा, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। इनमें से कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी सही है। देखिए, अनुग्रहित लिखा है। क्या है, अनुग्रहित। और ये है अनुगृहित, और ये है अनग्रहित, और ये है अनुग्रहित। छोटी की मात्रा है तो ये तो ऐसे ही गलत है, ग्रहित भी ऐसे ही गलत है। अब आपको इन दोनों में बताना है कि कौन सा सही होगा। तो देखिए, अनुग्रहित नहीं होता, अनुगृहित होता है, गृहित। यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं सातवें प्रश्न को। सातवां प्रश्न है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। सापेक्ष है, उपेक्षा है, निरपेक्ष है, अपेक्षित है। तो अपेक्षा का विशेषण रूप पूछा है आपसे, विशेषण यानी कि अपेक्षित हो जाएगा। अपेक्षा से क्या हो जाएगा, अपेक्षित। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। देखते हैं आठवें प्रश्न को। आठवां प्रश्न है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, मूर्धा है, तालु है, दंत है। तो मैंने बताया था कि श का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, टाल। क्या हो जाएगा, श ध्वनि का उच्चारण स्थान किससे करते हैं, तालु से करते हैं। बोल के देखिए, श क्या है, तालु से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूर्धा से क्या होता है, ट। ट का मूर्धा से, और ट वर्ग जितने भी है, ट वर्ग ये मूर्धा से। दंत क्या है, व दंत और वोष्ठ दोनों से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नौवां प्रश्न है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के आदि। आदि का मतलब शुरुआत में लगता है। ठीक है, और प्रत्यय कहाँ लगता है, शब्द के अंत में लगता है। तो याद रखिएगा, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, अत है, अ है, अत्य है, अति है। तो
अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग? अति प्लस या अंत, अत्यंत क्या हो जाएगा? अति प्लस अंत, ऐसे देखिए, अति प्लस अंत, ठीक है, क्या हो जाएगा? अत्यंत हो जाएगा, ठीक है। यह हुई उपसर्ग है, इसमें अति उपसर्ग है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न है उपत्याका का अर्थ है। तो उपत्याका का अर्थ क्या है? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। आपके नॉट सिर्फ यूपी टेट बल्कि सुपर टेट में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उपत्याका का अर्थ क्या है? तो देखिए, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग है, पर्वत का शिखर है या पर्वत के पास की भूमि है। तो उपत्याका का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन डी राइट आंसर है, पर्वत के पास की भूमि होता है उपत्याका का अर्थ। उपत्याका कैसे लिखा गया है इसको भी ध्यान रखिएगा। 11वां प्रश्न है ड का उच्चारण स्थान होता है। तो ड का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिक है, कंठोष्ठ है, मूर्धन्य है, तालव्य है। तो ड का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ड बोल के देखिए, ड ड क्या हो रहा है? ड जो है मूर्धन्य है, क्या हो जाएगा? ड का उच्चारण स्थान मूर्धन्य हो जाएगा, ठीक है। ट ठ ड ढ, ये मूर्धन्य, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। 12वां प्रश्न है चार गजमलमल में कौन सा विशेषण है? तो चार गजमलमल में कौन सा विशेषण है? देखिए, संख्यावाचक है, गुणवाचक है, परिणाम बोधक, सर्वनामिक है। विशेषण पूछा है चार गजमलमल में, तो अब बताइए संख्यावाचक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चार गज गज दे दिया है ना जिसके साथ। तो चार गजमलमल यानी कि परिमाण की बात कर रहा है, माप तोल की बात कर रहा है, मापने की बात कर रहा है। ये परिमाण बोधक है। चार गजमलमल में कौन सा विशेषण है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, परिमाण बोधक है, ठीक है। 13वां प्रश्न है शीश का तत्सम रूप होगा। अब ये शीश क्या है? तद्भव है। अब शीश का तत्सम आपसे पूछ लिया है, तो शीश का तत्सम क्या हो जाएगा? शीशा, शीर्ष, सिरा या शीर्षक। तो शीश का तत्सम शीर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा? शीर्ष। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है चौराहा शब्द में समास है। तो चौराहा चार राहों का समूह, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या अव्ययी भाव समास। तो चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास, क्योंकि द्विगु समास कैसा होता है? संख्यावाची होता है। कैसा होता है द्विगु समास? संख्यावाची। संख्यावाची का मतलब क्या होगा कि इसमें जो है, इन शब्दों में ऐसे शब्द जिसमें नंबर आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, जैसे चौराहा यानी कि चार राहों का समूह, ठीक है। नवग्रह, नवग्रहों का समूह, द्विगु समास होगा। 15वां प्रश्न है आँख की किरकिरी होना का अर्थ है, यानी कि आँख की किरकिरी होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। यानी कि आँख का किरकिरी होना, इसका अर्थ क्या होगा? तो देखिए, अप्रिय लगना और उसके बाद से कष्टदायक होना, ये दोनों ऑप्शन इसमें राइट हैं, ठीक है। अप्रिय लगना और कष्टदायक होना, ये दोनों ऑप्शन इसमें राइट होंगे, ए और सी, ठीक है। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। इनकी मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है? शुद्ध, सुलेख, श्रुतलेख, आशुभाष। देखिए, शुद्ध लिखना मतलब अच्छा लिखना, सुलेख सुंदर लिखना, सुंदर लेख होता है, श्रुतलेख सुनकर लिखना, टीचर बोले और बच्चे सुन कर लिखते हैं, उसे श्रुतलेख कहते हैं। आशुभाषण, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आशुभाषण क्या है? ये मौखिक अभिव्यक्ति। आशुभाषण मतलब क्या होता है कि मौखिक अभिव्यक्ति इनके अच्छा बोलना, आशुभाषण अच्छा बोलना, सही बोलना, ठीक है। ऑप्शन डी राइट। 17वां प्रश्न है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी भाषा में हमारी कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं हिंदी भाषा में? तो हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा 18वां प्रश्न, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका है, यानी कि भारतेंदु युग में कौन सी पत्रिका का युग है? कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ठीक है, कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। ऑप्शन बी है सरस्वती और माधुरी, कल्पना, ज्ञानोदय, नवनीत या कादम्बिनी। तो कौन सा है? भारतेंदु युग में कवि वचन सुधा, भारतेंदु की प्रसिद्ध रचना है ये कवि वचन सुधा, ठीक है, और हिंदी प्रदीप, और ठीक है, ऑप्शन ई हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19वां प्रश्न हमारा है कि उन्नीसवें प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे तद्भव पत्रिका, कौन सी पत्रिका है? तद्भव, तद्भव पत्रिका है, तद्भव। अब कह रहा है कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताना है आपको। कौन है तद्भव पत्रिका के संपादक? लीलाधर जगुड़ी हैं, विश्वनाथ प्रसाद
प्रसाद तिवारी हैं, हरि प्रकाश उपाध्याय या अखिलेश हैं। तो तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? अखिलेश है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 20 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 20वां प्रश्न है, 12 बरस लव कुकर जिए अरु 13 लव जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? तो ये बहुत फेमस पंक्ति है। यह किसकी पंक्ति है? विद्यापति की, चंद्रबरदाई की, नलपतनाल की या जगनिक की? तो यह फेमस पंक्ति किसका है? जगनिक का है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 21वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? तो कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, साउथ में दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या मॉरिशस? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है मॉरिशस। क्या है? मॉरिशस वो देश है जहाँ पे हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। 22वां प्रश्न है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? अब रचना में पूछ लिया है आपको, रचना और रचनाकार सारी एक जगह मैं पूरी क्लास दूंगी कि सूरसागर किस भाषा की रचना है। तो सबसे पहले जानिए सूरसागर रचना किसकी है? सूरसागर रचना है सूरदास की। किसकी रचना है ये सूरसागर? तो सूरदास की रचना है। और यह किस भाषा में है? अवधी में है, बुंदेली में है, ब्रज में है या छत्तीसगढ़ी में? यह ब्रज भाषा की बोली है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 23वें प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो यह फेमस बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीरों का कैसा हो बसंत किसने लिखा है? देखिए, सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह। तो किसका है? यह सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखिए, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे सुमित्रा कुमारी चौहान भी दिया है, तो सिली मिस्टेक से कभी कभी ए भी लगा सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा, पूरा बढ़िया से अच्छे से पढ़िएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान का है वीरों का कैसा हो वसंत। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है? तो कौन सा इसमें से व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाता है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा या मानक भाषा? ऑप्शन डी राइट आंसर है मानक भाषा। क्या है? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्ह खंड के नाम से जाना जाता है? इसमें से कौन सा है जो आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? आल्हा खंड। तो देखते हैं, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो या बीसल देव रासो? तो आल्हा खंड के नाम से ऑप्शन सी राइट आंसर, परमाल रासो को हम आल्हा खंड के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले अपना 26वां प्रश्न है हमारा कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आपसे प्रत्यय पूछा जा रहा है फिर से कि घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़ प्रत्यय, ड प्रत्यय, अड़ प्रत्यय, कड़ प्रत्यय? तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़ प्रत्यय है। 27वें प्रश्न को देखते हैं। 27वां प्रश्न हमारा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? पावापुरी, वैशाली, कुशीनगर या फिर पारसौली? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 28वां प्रश्न है हमारा, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? अब स्वच्छंद में संधि पूछ लिया है आपसे, यहाँ पे कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है तो विसर्ग है नहीं, तो विसर्ग संधि नहीं। दीर्घ संधि मात्रा की वृद्धि होती है, नहीं है। सॉरी, वृद्धि संधि मात्रा की वृद्धि होती है। दीर्घ संधि में मात्रा दीर्घ मात्रा होती है, बड़ी की मात्रा होती है, तो ये भी नहीं है। गुण संधि भी नहीं है। और इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर है, व्यंजन संधि है। स्वच्छंद में कौन सा है? व्यंजन से। स्व और छंद क्या है? स्व प्लस छंद मिलकर के क्या बन गया है? स्वच्छंद बन गया है। याद रखिएगा, व्यंजन संधि है। 29वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? यानी कि जब उनका एनलाइनमेंट हुआ तो यानी कि उनको बुद्धत्व की प्राप्त हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो कितने वर्ष के थे? आपसे पूछा 12 वर्ष के, 35 वर्ष के, 45 वर्ष के या 80 वर्ष के? तो ये कितने वर्ष के थे? 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, एनलाइनमेंट की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अंतिम आज का प्रश्न हमारा, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? यानी कि श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, वैदिक धर्म? श्रुति धर्म का अर्थ किससे होता है? तो श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक। किससे होता है? श्रुति धर्म का अर्थ होता है क्या? वैदिक धर्म। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।